हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं द्रोणा सीरीज में जो द्रोणा बैच चल रहा है उसमें हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर और ये 100 चैप्टर है किसका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का है। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट में वो कैसे प्रजनन करते हैं, यानी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने बच्चे को जन्म देते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें क्या है कि हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो शॉर्ट नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ जो मैथ्स का सीरीज है लगभग खत्म होने वाला है, उसका एक चैप्टर और बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, और उसके बाद मैथ्स खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी, और 2-3 चैप्टर आज या कल में हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का अगर बात करते हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है यानी कि कार्बन कंपाउंड वो कंप्लीट हो चुका है। उसका दूसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसका एक पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो द्रोणा बैच में है ये सारे लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि चैनल में जाके उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो द्रोणा बैच का, और वो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या होता है रिप्रोडक्शन, होता क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनाता है, उसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस के थ्रू अपने जैसा अपने बेबी को जन्म देता है, यानी अपने जैसा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक आदमी मिलेगा, 2 आदमी मिलेगा, एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा, 2 ऑर्गेनिज्म मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या है, कंडीशन क्या है, अलग अलग तरीका क्या है, वो सब बात की बात है। पहले तो समझिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है एक प्रोसेस के थ्रू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो इस नेचर में जरूरी क्यों है, क्यों रिप्रोडक्शन के बिना ये धरती है जो समझ लिए कि जो जीव है वो विहीन हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म इस धरती पर नहीं रहेगा। यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है ऑर्गेनिज्म के लिए, इसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि रिप्रोडक्शन 2 चीज़ों के लिए जरूरत है। पहला क्या है कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि अगर कोई भी प्रजाति है, कोई भी इंसानों की, मान लीजिए कि इंसान हो गया, बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, ये सब जो चीज़ है, ये सब का जो प्रजाति है उसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि कल को ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दे तो एक समय ऐसा आएगा जब इंसानों का जो प्रजाति वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो स्पेसिस है वो क्या हो जाएगा, धरती पर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए, ताकि जो धरती पर जो उसका जो स्पेसिस का जो कंटिन्यूटी है, यानी कि जो वो जो लगातार बन रहा है, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरा के बाद तीसरा जनरेशन आ रहा है, वो धरती पर कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जरूरत है। दूसरा जरूरत क्या है कि दूसरा जरूरत ये है वेरिएशन लाने के लिए। दूसरा जरूरत क्या है, वेरिएशन लाने के लिए। मान लीजिए कि अगर हम सब एक जैसे रहते, मान लीजिए हमारा जो जीन है, यानी कि जो डीएनए है, वो सब क्या रहता है, एक जैसा रहता है। हम लोग का जो शकल है, सूरत है, पूरे बॉडी का डिजाइन सब बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल कॉपी जैसा रहता है। तो कल को मान लीजिए कि अगर कोई भी तरह का बीमारी फैलता है तो सारा का सारा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा समझ लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका पूरा का पूरा जो झुंड है वो एक जैसा है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा क्या होगा कि मान लीजिए कि कल को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो एक जैसा होने की वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा स्पेसिस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन न होने के कारण स्पेसिस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि वेरिएशन जो जीवित रहने में, यानी सर्वाइवल में, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में मदद कैसे करता है, इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 2 इंसान है, क्या है, 2 इंसान है, एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है। ठीक है, ये जो इंसान है इसका जो स्किन है वो क्या है, डार्क टोन है। इसका स्किन कैसा है, डार्क टोन स्किन है, और इसका क्या है, फेयर टोन स्किन है। इसका जो स्किन है वो कैसा है, हल्का गोरा टाइप का। ठीक है, तो कल को क्या होगा कि अगर धरती पे बहुत ज्यादा क्या होगा, सूरज का रेडिएशन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डार्क टोन वाले के पास क्या रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा। क्या रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा कि वो उस रेडिएशन को हल्का ज्यादा सह सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि इस तरह का जो आदमी है जिसका फेयर टोन है वो क्या हो जाए, धरती पर से
खत्म हो जाए, लेकिन जो ये डार्क टोन वाले रहेंगे व्यक्ति वो क्या रहेंगे, वो जीवित रहेंगे। तो ये जो डार्क टोन और फेयर टोन आया है वो किसके वजह से आया है, ये वेरिएशन के वजह से हुआ है। और वेरिएशन किसके वजह से आता है, रिप्रोडक्शन के वजह से आता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, पहला तो कंटिन्यूएशन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। ठीक है, हमको इन दोनों के लिए हमको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। आगे समझते हैं कि बॉडी डिजाइन क्या है ऑर्गेनिज्म का, कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है और फाइनल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, और उसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। अभी जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ये होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, जो आपको क्लास 12th में पढ़ने के लिए इसको डिटेल में मिलेगा। अब इस डीएनए में क्या होता है कि जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। मान लीजिए एक सेगमेंट है, इस डीएनए का क्या है, एक सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में क्या है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। अब इस जीन में क्या है कि किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएनए। इसको क्या बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। जीन में क्या स्टोर है, इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि कोई मेरा एक जीन है, तो उस जीन में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि जो मेरा जो नाक का स्टाइल है, ये जो इसका जो डिजाइन है वो कैसा रहेगा। आपके नाक का डिजाइन अलग होगा, मेरे नाक का डिजाइन अलग है, मेरे हेयर कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, इसका जो बाल का जो डिजाइन है वो अलग है, उसका थिकनेस अलग है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है कि मेरा बाल का डिजाइन कैसा है, मेरा इसका कलर कैसा है, इसका जो थिकनेस है वो कैसा है, उसका जो स्ट्रेटनेस है, मतलब ये क्या ये घुंघराले बाल है या सीधा बाल है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो किस में है, जीन में। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले उसके सेल में जो डीएनए होता है वो क्या करता है, कॉपी करता है। क्या करता है, कॉपी करता है। अब बताते हैं कि डीएनए में क्या कॉपी होता है। ये जो डीएनए किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, और जो प्रोटीन में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। आगे बोलते हैं। अब ये जो डीएनए है, ऐसे क्या है, मान लीजिए डीएनए है, तो इसका क्या होगा, कॉपी होगा, और कॉपी होकर क्या होगा, अलग अलग डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, दो डीएनए बनाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है जो ये डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो डॉटर सेल बनाएगा, तो इसके लिए एक डीएनए चाहिए और इसके लिए एक डीएनए चाहिए। तो डीएनए क्यों कॉपी होता है, ताकि जो अगला जो ऑफस्प्रिंग आएगा, यानी अगला जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो डॉटर बनेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग डीएनए होना चाहिए, इसलिए दो कॉपी बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा, फिर क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। क्या होगा, जब डीएनए कॉपी हो जाएगा तो सेल क्या होगा, डिवाइड करेगा, और जब सेल डिवाइड करेगा तो डीएनए कॉपी के कारण ही क्या होता है, वेरिएशन आता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक इतना बड़ा डीएनए है। क्या, इतना बड़ा डीएनए है, तो जब इसमें डीएनए है तो इस डीएनए में क्या होता है कि करोड़ों इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। क्या होता है, करोड़ों इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। और ये जो डीएनए है वो क्या होता है, बहुत बहुत तेजी से क्या होता है, कॉपी होता है। क्या होता है, कॉपी होता है। कॉपी कैसे होता है, ये इंफॉर्मेशन इसमें किस तरह से स्टोर रहता है, और कौन कौन सा इसमें प्रोटीन होता है, कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, ये सब आपको 12th में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे भी ये रिविजन सीरीज है, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि जब ये कॉपी होगा तो इतना तेजी से कॉपी होता है कि कुछ कुछ इसका जो पेयर होता है, इसका जो कोड होता है, कुछ कुछ क्या हो जाता है, क्या होता है, उसमें मिस्टेक हो जाता है। क्या होता है, मिस्टेक होता है, और उसी मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आता है। क्या होता है, वेरिएशन होता है। जैसे मान लीजिए कि दो कपल है। क्या है, दो कपल है, एक का जो बाल है वो क्या है, काला है, दूसरा का बाल क्या है, उजला है। ठीक है, तो बच्चे का जो बाल हो सकता है वो कैसा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। संभव है कि क्या हो, ब्राउन हो। ठीक है ना, नहीं तो काला भी हो सकता है, उजला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन हो रहा है, काला हो रहा है, उजला हो रहा है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, जीन पे और कॉपी डीएनए कॉपिंग पे डिपेंड कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अब आपको बताते हैं कि ये वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी आपको बताएं कि अगर हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस धरती पे सरवाइव करना है लंबे समय तक, तो कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, धरती पे जो हो रहा है चेंजेस है उसके हिसाब से अपने आप में क्या लाना पड़ेगा, उसको वेरिएशन लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है कि अगर हमको समय के साथ और धरती के साथ आपको लंबे समय तक किसी प्रजाति को अगर चलना है तो उसको उसमें क्या लाना पड़ेगा, अपने आप को उसमें वेरिएट करना पड़ेगा। नहीं तो कल को क्या होगा कि अगर एक
एक जैसे रहेंगे, सब सिमिलर रहेंगे, आइडेंटिकल कॉपी रहेंगे, तो किसी भी तरह का कोई बीमारी फैलता है या कोई आपदा आता है तो सारे के सारे प्रजाति क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, सब के सब खत्म हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, हमारे अंदर वेरिएशन होता है। ठीक है, आई होप कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं आपको कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितना होता है। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि किसी एक कपल, यानी समझ लीजिए कि किसी एक जो जेंडर है, मान लीजिए कि किसी एक जो मेल है या फीमेल है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल फीमेल तो होगा नहीं, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि दोनों सेक्सेस, जो मेल वाला पार्ट है और जो फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेल वाला गैमेट भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल वाला गैमेट भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है कि उसका एक बॉडी का जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है कि एक अलग गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों आपस में क्या हो रहा है, आके फ्यूज कर रहा है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि कोई प्लांट है, क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, इसका बॉडी टूटता है और दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाता है, यानी एक डॉटर सेल है ये और दूसरा डॉटर सेल है ये, क्या है, दूसरा डॉटर सेल है ये। तो ये दोनों, ये वाला सेल और ये वाला जो सेल है, ये दोनों आपस में क्या है, समझ लिए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना है वो दूसरे दो के मिलने से तो नहीं बना, एक ही टूट के दो बना है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट का जरूरत पड़ता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक मेल का और एक फीमेल का जरूरत पड़ता है। क्या होता है, मेल और फीमेल का, यानी कि इसमें जो पेरेंट इन्वॉल्व होगा वो कितना होगा, दो होगा। यानी जो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करता है उसमें क्या होता है, एक मेल होता है और एक क्या होता है, एक फीमेल होती है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और इसी रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है। ठीक है ना, ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें टाइप कितना होता है, पहले वो देखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, पहला है फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है आपको बताते हैं। मान लीजिए, ऐसे समझिए, आपको हम बताते हैं, इसको हम इधर समझा देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, इसको हम फ्यूजन को इधर समझा दें। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, ऐसे है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करता है कि टूटता है और टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म इधर बनाता है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म इधर बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो कोई ऑर्गेनिज्म जब ब्रेक करता है दो पार्ट में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में ब्रेक करता है और दो अलग अलग डॉटर सेल बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सॉरी, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है कि वो ब्रेक करके ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब फ्यूजन का तरीका दो है, एक बाइनरी फ्यूजन और दूसरा क्या है, मल्टीपल फ्यूजन है। अब समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म जब ब्रेक करता है और एक डॉटर सेल और दूसरा डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बाई का मतलब ही क्या होता है, दो होता है। कितना होता है, दो होता है, सिंपल बात है। तो अगर कोई बाइनरी फ्यूजन कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है और दो अलग अलग डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि मल्टीपल डॉटर सेल में ब्रेक करता है। क्या करता है, अपने अंदर से मल्टीपल डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। अब ऐसे समझिएगा कि जो अमीबा होता है, ठीक है, आपको लाइफ प्रोसेस में बताया गया था कि अमीबा क्या होता है और कैसे काम करता है, ये चीज़ आपको बताते हैं कि अगर अमीबा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपना जो बॉडी होगा वो दो पार्ट में ब्रेक करेगा, एक अलग डॉटर सेल बनाएगा, दूसरा अलग डॉटर सेल बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, अपने से ढेर सारे डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ढेर सारे डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। आई होप वो चीज़ें क्लियर होगा आपको।
अब समझिएगा कि बडिंग क्या होता है। बडिंग क्या होता है पहले आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से कि बडिंग होता क्या है, ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है, समझ में आया, और इस ऑर्गेनिज्म के साइड से कोई बड की तरह निकल जाता है, यानी कोई साइड में कली की तरह निकल जाता है, और वो जो कली है मेच्योर होने पे क्या होता है, ब्रेक करके एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बडिंग। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और मेरे साइड से, ठीक है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, किसी भी साइड से एक छोटा सा बर्ड निकल जाए, मेरे जैसा ही क्या निकले, एक छोटा सा बर्ड निकल जाए, और बर्ड क्या हो जाए, जब मैच्योर हो जाए तो वो टूट के जमीन पे गिर जाए और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, क्या जाए, एक नया मेरे जैसा बन जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा देख लीजिए, एक हाइड्रा ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि एक साइड में बर्ड निकल जाता है, और ये जब बर्ड मैच्योर होता है तो जमीन पे गिरता है और इससे क्या होता है, एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। जैसे ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, इस प्रोसेस से ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बडिंग बोल रहे हैं। आगे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन, मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक होता है, यानी इसको काट देते हैं हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट क्या होगा, हर एक पार्ट क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, वो मार्कर जो है वो क्या है, किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अगर इसको हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट क्या होगा, एक नया नया मार्कर बना देगा। ठीक है, पर इसमें जो इसका ड्रॉबैक है, इसका जो कॉन्स है वो क्या है, इसका कॉन्स ये है कि अपने से ब्रेक नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं। जैसे प्लेनेरिया है, मान लीजिए कि प्लेनेरिया क्या है, एक तरह का ऐसे ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक तरह का ऐसे ऑर्गेनिज्म है। तो अगर इसको रीजनरेट करना है, तो अगर इसको हम अलग अलग पार्ट से काट देते हैं तो नया नया 4 गो प्लेनेरिया बना तो देगा, लेकिन ये खुद से नहीं बना पाएगा। इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो इसको काटे अलग अलग पार्ट में, तब ये क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन लगभग एक जैसा होता है, पर इसमें फर्क क्या है बताते हैं आपको। कि जैसे बताते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक स्पायरोगैरा है, क्या है, स्पायरोगैरा है, तो हर एक इसका फ्रेगमेंट जो होगा क्या होगा, एक हर जो फ्रेगमेंट होगा वो एक नए नए स्पायरोगैरा में नया होने का, यानी कि डेवलप होने का क्षमता रखता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, यानी कि हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगैरा है, और दूसरा क्या है, फ्लैटवर्म है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, कि कोई प्लांट है वो क्या कर रहा है, किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगाई का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या करता है कि अपने बर्ड के स्टेज में क्या करता है, छोटे छोटे क्या होता है, सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। और ये स्पोर क्या करता है कि इससे बाहर निकलता है, और बाहर निकल के क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि फंगाई हो गया, इसमें क्या होता है कि स्पोर का एक नया फॉर्मेशन होता है, और यह स्पोर क्या करता है, वापस से ग्रो करके एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोपगेशन, ये भी एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है, यानी जो जिससे कि क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट जैसे फ्लावर हो गया, ठीक है, लेकिन जो वेजिटेटिव पार्ट हो गया, उसका स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लिप्स हो गया, उससे क्या करता है कि कुछ कुछ प्लांट अपना नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है, यानी कि अपने जैसे नए प्लांट्स को बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन से पार्ट से, वेजिटेटिव वाले पार्ट से, अदर देन फ्लावर से। ठीक है, अब बताते हैं, जैसे रूट से, रूट हो गया, मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर कोई प्लांट है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उखाड़ते हैं और उखाड़ के एक नया जगह लगाते हैं, तो इसका रूट से क्या होता है कि एक नया प्लांट का और जन्म होता है, यानी नया प्लांट क्या करता है, जो इसका रूट्स होता है पुराने प्लांट्स का, वो नया प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डालिया और स्वीट पोटैटो है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्टेम। ठीक है, तो जो इसका जो स्टेम होता है, पोटैटो जो स्टेम होता है, उससे क्या होता है कि नए प्लांट का जन्म होता है। जो आलू होता है, जो घर में आलू बनता है, वो बेसिकली रूट से नहीं है, वो क्या है, प्लांट का स्टेम है। क्या है, पोटैटो प्लांट का स्टेम है। अगर हम लोग आलू को क्या करते हैं कि अगर उसको जमीन में फिर से उसको दबा देते हैं, तो एक नए प्लांट के रूप में क्या हो जाएगा, वो जन्म लेगा। ठीक है, तो वो जो पार्ट है, जो नया आलू जो फिर एक नए प्लांट के रूप में बना, वो क्या है, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्टेम है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह से जो जिंजर होता है, ठीक है,
वो भी क्या होता है, स्टेम से ही प्रोपगेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि ब्रायोफाइलम क्या होता है। एक चीज़ बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है, उसका लीव्स क्या होता है कि इसका लीव्स में से छोटे 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 क्या होता है, एक छोटे छोटे नए नए लीव्स निकलते हैं। क्या होता है, नए नए लीव्स निकलता है। अब ये जो लीव्स है वो क्या होगा कि यहाँ से शेड करेगा, क्या करेगा, गिरेगा, और जब गिरेगा यहाँ पे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रायोफाइलम होता है। क्या होता है इसमें, ब्रायोफाइलम होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रायोफाइलम क्या होता है कि लिव्स के थ्रू, इसका जो लिव्स होता है उसके साइड साइड में क्या होता है, नया बर्ड्स आता है, और इस बर्ड्स के वजह से क्या होता है, ये जो बर्ड जब क्या होता है कि जब मेच्योर हो जाता है लिव्स का साइड वाला पार्ट, तो फॉल करता है, और फॉल करके क्या करता है, नया प्लांट का एक फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कटिंग। ठीक है, अब सबने रोज़ का जो प्लांट होता है वो लगाया होगा, और वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टेम को क्या करते हैं, चॉप करते हैं, और काट के क्या करते हैं, उसको मिट्टी में हम लोग जब उसको जैसे दबा देते हैं, तो उसका जो स्टेम होता है वो क्या करता है, एक नए प्लांट के रूप में बाहर आता है। ठीक है, यानी कि जो उसका जो स्टेम है, उससे स्टेम से क्या होता है, एक नया रोज़ प्लांट बनता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रोज़ होता है वो किसके थ्रू प्रोपगेट करता है, वो कटिंग के थ्रू प्रोपगेट करता है। अगर उसका स्टेम को काट के हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको हम फिर से लगाते हैं तो एक नया प्लांट के रूप में बन जाता है। ठीक है, लेयरिंग आपको समझ में आता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेम का जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट को हटाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एक नए पार्ट को लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, गुआवा में होता है। ग्राफ्टिंग समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ ये वाला है, ठीक है, इसका नाम ए है, और एक आम का पेड़ ये है जिसका नाम बी है। ठीक है, इसका साइज क्या है, साइज बड़ा है इसका, और इसमें क्या है कि स्वीटनेस इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है, स्वीटनेस इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि ये साइज भी मेरा बरकरार रहे और स्वीटनेस भी बरकरार रहे। ठीक है, इसका साइज छोटा है पर इसमें स्वीटनेस ज़्यादा है, इसका जो साइज है वो बड़ा है पर इसमें स्वीटनेस क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग करते हैं कि मान लीजिए इसका जो स्टेम है इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं, और इसका स्टेम हम लोग क्या करते हैं, के साथ फ्यूज करवा देते हैं। ठीक है, और फिर कुछ समय के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग एक अच्छे से टेप से या फिर मान लीजिए कि कपड़े से अच्छे से बांध देते हैं। ठीक है ना, तो इसका वाला जो पार्ट है उसके साथ क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, और जो नया प्लांट बनेगा, ठीक है ना, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें साइज भी बड़ा रहेगा और उसका स्वीटनेस भी बड़ा रहेगा। तो ग्राफ्टिंग आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसा प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स है उसका जो क्वालिटी ग्रो करवाने के लिए, उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो उसमें हम लोग क्या करवाते हैं, ग्राफ्टिंग करवाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब समझते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये जो हो रहा है प्रोसेस, उसका कुछ तो एडवांटेज होगा। ठीक है ना, कुछ एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज है, उसका पहला एडवांटेज तो ये है कि बहुत कम समय लगता है। क्या लगता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है वो सीड के थ्रू जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सीड के थ्रू जर्मिनेट कर रहा है। तो पहले उसको सीड को ग्रो करने के लिए एक अच्छा कंडीशन चाहिए, तो वो सीड जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद वो प्लांट में कन्वर्ट होने और फिर ट्री में बनने में उसको बहुत 5-7 साल का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमको सीड वाला प्रॉब्लम है और जर्मिनेशन वाला प्रॉब्लम है, अच्छा कंडीशन वाला प्रॉब्लम, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमको बस क्या चाहिए कि बहुत कम समय में एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या होता है कि बहुत कम समय लेता है ग्रो करने में। आगे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि ऐसे प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि जैस्मिन हो गया या रोज हो गया, ये सब क्या होता है कि सीड मोटा मोटी प्रोड्यूस नहीं करता है। ऐसे में क्या होता है कि इसको अगर सीड के थ्रू जर्मिनेशन करना रहा या फिर इसको अगर उसके थ्रू हम लोग क्या रहे हैं, डिपेंडेंट रहें, तो ये प्लांट कभी प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं, जिससे के थ्रू क्या होता है कि बिना सीड का हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट का जो प्रजाति है वो क्या रहता है, बरकरार रहता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है कि बहुत कम समय लगता है, और दूसरा एडवांटेज क्या है कि ऐसे प्लांट्स को भी हम लोग ग्रो करवा सकते हैं जिसमें क्या होता है कि सीड प्रोड्यूस नहीं होता। अब इसका तीसरा एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज में देखते हैं, सॉरी आगे देखते हैं डिसएडवांटेज इसका क्या क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले तो समझिएगा कि कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। जैसे कि आपको हम बताएं कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, जो वेरिएशन होगा उसी की वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव कर पाएगा। मान लीजिए कि अगर पूरा प्रजाति एक जैसा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होता है कि सारा का सारा मर जाएगा। अभी रिसेंटली में कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या था कि कुछ लोग का जो इम्यूनिटी स्ट्रांग था वो नहीं
उसको कुछ हुआ, लेकिन जो जिसका इम्यूनिटी कमजोर था, जो कि समझ लिया कि जिसका कि उसका जो शरीर कमजोर था, वो क्या हो गया, निपट लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग पूरे आदमी एक जैसे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा प्रजाति वाइप आउट होने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग में क्या होता है, वेरिएशन होता है, और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो थ्राइव करता है, सर्वाइव करता है लॉन्ग समय तक, लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, कि एक ऑर्गेनिज्म ही बिना किसी डीएनए कॉम्बिनेशन का और सेल डिवीजन का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन उसमें नहीं आता, यानी कि जो जैसा पेरेंट्स रहेगा वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग रहेगा। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि सेकंड इसका क्या है कि डीएनए ट्रांसफर क्या होता है। मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट सेल है, उसमें क्या है कि किसी तरह का कोई डिजीज है, ठीक है ना। तो वो डिजीज आगे प्रोपेगेट होने का, आगे ट्रांसफर होने का क्या होता है, खतरा रहता है, ठीक है ना। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मान लीजिए कि कोई एक रोज का प्लांट है, क्या है, एक रोज का प्लांट है। अगर रोज का प्लांट है और इसमें किसी तरह का कोई डिजीज है, तो अगर ये हम लोग क्या करते हैं, इसका कटिंग के थ्रू हम लोग नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, तो चांसेस है कि उस नए वाला जो प्लांट है, जिसका जो बेबी प्लांट बोल रहे हैं, जो नया प्लांट निकलेगा उसमें उसका डिजीज ट्रांसफर हो सके, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई डीएनए कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया है, तो डिजीज ट्रांसफर होने का खतरा रहता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि जब वेरिएशन नहीं होता है, यानी कि डीएनए का ट्रांसफर नहीं होता है, ना तो यहाँ पे मेल गैमेट मिलता है ना फीमेल गैमेट मिलता है, उसके वजह से क्या होता है कि डीएनए का और जीन का एक्सचेंज नहीं होता है। उसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ना होने की वजह से क्या होता है कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे क्या होता है, आजकल के समय में कॉमन चीज़ है कि लड़की लोगों का हाइट क्या होता जा रहा है, छोटा होता है, खास करके इंडियन कम्युनिटी में, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखते जा रहे हैं कि एक नया वेरिएशन शुरू हो रहा है लड़कियों में, कि धीरे धीरे उसका हाइट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब बंदर इवॉल्व होना शुरू किया था, तो सबसे पहले क्या होना शुरू किया कि धीरे 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 क्या होता गया, एक नया कैरेक्टर आया, और नया कैरेक्टर में क्या हुआ कि उस बंदर का क्या हुआ, पूंछ गायब था, क्या था, पूंछ गायब था। और आज के समय में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या है, इवॉल्व हुए हैं बंदर से। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएशन आया है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, उस कैरेक्टर में क्या था कि आगे जो अगले आने वाला जो जनरेशन रहेगा उसमें पूंछ नहीं रहेगा, उसका जो टेल रहेगा वो गायब रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते रहेगा तब तक नया कैरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है, और इसका ये वाला जो ग्रोइंग टिप है, ग्रोइंग टिप से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेल्स को निकालते हैं, क्या करते हैं, सेल को निकालते हैं, और उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में यानी लैब में हम लोग क्या करते हैं कि एक पेट्रिस डिश में रख के उसमें अलग अलग हार्मोन्स देके उसको लैब में ग्रो करवाते हैं। और मान लीजिए कि ये क्या है, एक डिश है, क्या है, एक डिश है, शीशा का ग्लास है, जिसमें हम लोग इसका ऊपर वाला सेल को काटे हैं, निकाले हैं, और क्या रखें, यहाँ पे सेल रखें, और इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं कि इसमें जितना भी इसको न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये बनते जा रहा है, क्या होता है, बनते जा रहा है। अब ये जो ढेर सारा टिश्यू बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। अब ये जो कैलस है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक नए प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो हो रहा था, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज सेम चीज़ है कि बहुत कम समय में क्या होता है कि नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने में बहुत समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि फंगाई है, ठीक है, फंगाई है, उसका जो सेल है उसको ग्रो करने में बस 90 मिनट लगता है, यानी कि सेल डिवीजन करने में कितना लगता है, 90 मिनट लगता है, यानी कि वो लगभग 1.5 घंटे में क्या नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर सकता है। पर हम लोग को, जैसे इंसान हो गया या फिर और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जानवर हैं, उनको महीनों लग जाता है एक नए बेबी को प्रोड्यूस करने में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्लो होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना फायदा है, इसका अपना फायदा है, इसका कुछ अपना नुकसान है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नुकसान ज़्यादातर नहीं है, ठीक है ना। आपको अब बताते हैं आपको कि सबसे पहले तो बहुत कम समय लगता है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में। दूसरा क्या है कि ऐसे प्लांट को भी प्रोपगेट होने में मदद करता है जो कि सीड नहीं करता है, यानी जो कि सीड है जो नहीं प्रोड्यूस करता है उसको भी ग्रो करने में मदद करवाता है। और इसका जो तीसरा एडवांटेज क्या है तीसरा एडवांटेज ये है कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई जो प्लांट है वो क्या हो रहा है, अगर बहुत जल्दी विलुप्त होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा के उसका जो नंबर है वो इंक्रीज करवा सकते हैं ताकि वो मरने से बच जाए, ठीक है। लेकिन उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं रहेगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले दिन है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसका देखेंगे, और क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन देखेंगे। और ये
आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हम लोग आगे प्रैक्टिस ढेर सारा सेशन प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं। इसमें मॉडल पेपर, सिंपल पेपर और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन सब करवाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये सब होगा द्रोणा सीरीज में ही होगा, सबका वीडियो द्रोणा प्लेलिस्ट में ही अपलोड होगा। ठीक है, और चैनल पे भी रहेगा, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे भी जाके क्या हो जाए आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।